रोहतक को हम ट्रैफिक फ्री करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या अपडेट है? अंबेडकर चौक से लेके और जो दिल्ली बाईपास, तो इस पे 1.5 साल पहले PWD&R ने एक प्रस्ताव भेजा था सरकार को कि ये यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। क्या इस प्रोजेक्ट की DPR रेडी है? बजट अलोकेट हुआ है? किस स्टेज पर क्या है? तो उनका ये कहना था कि 600 से 700 करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट के लिए लग सकते हैं। अगर सरकार को करना होता तो बजट में उसके लिए फंड अलोकेट किया जाता। PWD&R जो है वो विकास कार्यों के लिए 4200 करोड़ रुपये खर्च करेगा, वो बजट इसमें रखा गया है। यह सारा जो पैसा है 10 साल में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में ही लगा दिया। तो अगर ये प्रोजेक्ट बनता है, ये सिरे चढ़ता है ये प्रोजेक्ट, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि लोगों की जो लाइफ लाइन है ना, जो एम्बुलेंस बोलते हैं जिसको, वो नॉन स्टॉप जो है PJMS में चली जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा बड़ा मुद्दा है रोहतक के विकास के बारे में। जैसा कि रोहतक के विकास के बारे में चर्चा पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, और रोहतक के विकास के बारे में ना सिर्फ रोहतक के बाहर भी चर्चा होती है। कांग्रेस सरकार में भी रोहतक जो है चर्चा का केंद्र रहता था, भाजपा के अंदर भी चर्चा का केंद्र है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पिछले 1 साल से लगातार बात हो रही है कि रोहतक में जो अंबेडकर चौक है वहाँ से लेकर दिल्ली बाईपास तक एक 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। और जो ट्रैफिक है वो इतना लगातार बढ़ रहा है, एक तो उसको डीकंजस्ट करने के लिए और भी बहुत सारी इससे जुड़ी हुई बातें हैं। बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार OP वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और ये जो नया जो मुद्दा छेड़ रखा है, और चुनाव के अंदर भी इसके बारे में बातचीत हो रही थी कि रोहतक को हम ट्रैफिक फ्री करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या अपडेट है? सत्सिंह जी, ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे अंबेडकर चौक से लेके और जो दिल्ली बाईपास है जिसे राजीव गांधी चौक के नाम से है ये, हालांकि अभी तक इस पे राजीव गांधी का जो स्टैचू है, प्रतिमा, वो आज तक नहीं लग पाई है, लेकिन ये आज भी राजीव गांधी चौक है जो दिल्ली बाईपास पे आप देखोगे। तो वहाँ से लेके यहाँ तक एक 3 किलोमीटर का एरिया है। तो इस पे 1.5 साल पहले PWD&R ने एक प्रस्ताव भेजा था सरकार को कि ये यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, PGIMS है, जाट शिक्षण संस्थान है, और भी कई ऐसे एजुकेशन संस्थान है। तो उसमें काफ़ी लोगों का यहाँ से आना जाना रहता है। और ख़ासकर मैं आपको बता दूँ, पावर हाउस, मेडिकल मोड़ और डी पार्क, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर अपना व्हीकल लेके जा रहे हो तो जाम में फंसना ही फंसना है। तो अगर ये फ्लाईओवर बनता है तो जाम से तो निसंदेह फ़ायदा होगा ही, और भी काफ़ी जो है वो, एक तो सफ़र आपका जो है, जो 20-25 मिनट लगते होंगे यहाँ से वहाँ तक जाने में, वो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, आपका व्हीकल फ्लाईओवर बन जाएगा। तो लेकिन 1.5 साल पहले, जब लोकसभा चुनाव से पहले ये प्रोजेक्ट भेजा गया था, लेकिन आज तक सरकार की ने या संबंधित डिपार्टमेंट ने चंडीगढ़ मुख्यालय में इस प्रोजेक्ट पर विचार तक भी नहीं किया है। नहीं, क्या इस प्रोजेक्ट की DPR रेडी है? बजट अलोकेट हुआ है? किस स्टेज पर क्या है? नहीं, ये तो इन प्रिंसिपल ये प्रोजेक्ट है, एक तरीके से क्या है कि जैसे डिमांड भेजी है कि ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। वो मैं इसमें एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे को ना लैपटॉप चाहिए। तो बोले कि भाई लैपटॉप तो चाहिए, आपको दिलाना भी चाहिए। तो फिर उसके पिताजी कहते हैं कि भाई अभी गेहूँ काट लिया, पैर उठा लिया, गेहूँ फसल आ जाएगी, उसको बेच के और आपका लैपटॉप आ जाएगा। लेकिन ये बात जो है ना तो कागज़ों पे आई,
और ना इसके लिए कोई उसकी पता किया कि भाई कितने लाख का कितने हज़ार का लैपटॉप आएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट तो कोई कॉस्ट नहीं। अभी तो कॉस्ट जब बनती है, देखिए सर, जब सरकार ने इस मंजूरी को लिए डीपीआर बनाने के लिए भेजते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, तब जाके इसमें कॉस्ट आती है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट की जो डिटेल बनेगी कि इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कितना इसमें मैन पावर लगेगी, कितने साल लगेंगे, किस कंपनी को ये प्रोजेक्ट का जो टेंडर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें होती है। वो तो जैसे टेंडर छूटेंगे तो ये डिटेल प्रोजेक्ट आने के बाद टेंडर होता है किसी भी, लेकिन जब डिमांड रेज की होगी तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट उसके साथ। वैसे इसकी जो है एक अमूमन, जैसे मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता किया है, तो उनका ये कहना था कि 600 से 700 करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट के लिए लग सकते हैं। लेकिन अभी सरकार की तरफ से जैसे कोई एक % भी जो है उस ये जो प्रोजेक्ट है उस पर विचार नहीं किया अभी तक। जैसा आपने कहा कि करीब साल 1.5 साल पुराना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव होने थे, फिर विधानसभा चुनाव का साल था 2024, तो उसको लेकर के किसी तरह का कोई जुमला छोड़ा गया हो कि हम इस तरह का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो है बात करेंगे तो लुभावना लगेगा, लोगों को आशाएं होंगी, और काम तो उस पर हुआ नहीं। देखिए, इस प्रोजेक्ट को लेकर लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इस पे चर्चा की गई थी, इसको मुद्दा बनाया गया था कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट बन जाएगा, रोहतक की तस्वीर बदल जाएगी, 1000 करोड़ लेकर आऊंगा, जाम फ्री हो जाएगा, ट्रैफिक जो है वो फराटे से इधर से उधर जाएगा। और वैसे भी इसके अलावा भी कई और भी प्रोजेक्टों के लिए जो इस चुनाव में जो भाजपा के जो प्रत्याशी है मनीष ग्रोवर जी, इन्होंने ही ज़्यादा फोकस किया था कि मैं ये फ्लाईओवर बनवाऊंगा, और मैं इसके अलावा जींद चौक पे भी एक ओवर ब्रिज बनना है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो वो भी 80 करोड़ रुपये का एस्टिमेटेड एक प्रोजेक्ट वहाँ भेजा गया था, जींद बाईपास जो चौक है। और एक ऐसा ही है भालोट गांव के पास, वहाँ पे भी एक फ्लाईओवर प्रस्तावित है, उसका प्रस्ताव भी भेजा गया। ये जो 3 प्रोजेक्ट है ना, ये तीनों प्रोजेक्टों की अभी तक डीपीआर नहीं बनी है, ना इसकी डीपीआर बनाने के लिए कोई ऊपर से डिपार्टमेंट को आदेश आए। अभी तो बजट सेशन भी हो गया है, उसमें भी कोई जिक्र नहीं है किसी तरह का। अगर सरकार को करना होता तो बजट में उसके लिए फंड अलोकेट किया जाता। इसमें क्या है कि जो सरकार जो बजट जारी करती है, पेश करती है, तो बजट में पर्टिकुलर इस तरीके के जो छोटे प्रोजेक्ट है उसके लिए तो बजट नहीं आता, लेकिन जैसे B&R PWD B&R के लिए जो इस आगामी जो साल है, ये जो अपना सेशन है, उसमें बजट जो है 42,000 करोड़ सरकार ने इस बजट में प्राविधान किया है कि भाई वो अगले साल PWD B&R जो है वो विकास कार्यों के लिए 4200 करोड़ रुपये खर्च करेगा, वो बजट इसमें रखा गया है। अच्छा ओपी जी, अभी तो ट्रिपल इंजन सरकार है, अभी देखिए कि अभी MC के चुनाव हुए हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं, बीजेपी जीती है, विधानसभा में तो सरकार ही बीजेपी की है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो 1.5 साल के करीब से ये लटका हुआ है मामला। तो ट्रिपल इंजन सरकार के नेताओं को क्या मतलब दिक्कत आपके हिसाब से है कि उसके बावजूद भी, वादा करने के बावजूद भी देखो तो क्यों नहीं कर पाई? क्या ये सजा तो नहीं है कि लोकसभा हार गए फिर विधानसभा हार गए रोहतक के? इस प्रोजेक्ट को लेके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो होता है कि चुनाव में इसका बेनिफिट उठाने के लिए, कि चुनाव में माइलेज मिले, इसका फ़ायदा मिले, और दूसरा एक पहलू ये है कि जैसे हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को सीरियसली यहाँ के नेता, लोकल नेता जो है वो लेके आगे पैरवी करे सरकार में, सरकार भी इसको प्रोजेक्ट को ये समझे कि ये वास्तव में एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है जिसका फ़ायदा हो सकता है। तो ये दूसरा पहलू ये है कि इसमें देरी होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे पहले लोकसभा चुनाव आगे तो आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव आए फिर आचार संहिता लग गई, फिर ये कॉरपोरेशन के चुनाव आए तो फिर आचार संहिता लग गई।
तो ये जो 3 चुनाव में जो आचार संहिता लगने से जो विकास कार्यों की गति रुकी या विकास कार्य बिल्कुल ठप हो गए थे, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि इसलिए इस प्रोजेक्ट में देरी हुई है। सरकार जब, आपने बिल्कुल सही बात की कानूनन रूप से, लेकिन सरकार जब आचार संहिता लगती है तो गवर्नमेंट मशीनरी का प्रयोग और दुरुपयोग, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। और मुझे लगता है कि खास करके सवालिया निशान उन प्रोजेक्ट्स पे पड़ता है जहां सरकार किसी तरह का कोई फ़ायदा पहुंचाने का, जो पर्सनल किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हो, वोटर्स को वो करना चाह रही हो। तो मुझे लगता है अगर सरकार करने पे आए और नेता, लोकल नेता उसकी अच्छी पैरवी करे, और 9.5 साल तो अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, जो अब सेंटर में बहुत बड़े नेता, बल्कि पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। और मनीष ग्रोवर ने अभी हाल ही में शायद 1000 करोड़ रुपये रोहतक में लाने की बात की थी, मैं लेके आऊँगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दी है पीछे। जी जी जी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि जैसे रोहतक में विकास को लेके, रोहतक के विकास कार्यों के लेके जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो पूरे हरियाणा में एक ही बात गूंजती थी, एक ही आरोप लगते थे इन पे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में विकास करवाया, केवल रोहतक में विकास करवाया और ज़िलों की अनदेखी की है, और यह सारा जो पैसा है 10 साल में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में ही लगा दिया। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार जो पलटी है ना, उसमें ये भी एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इसमें विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता रहे हैं, जैसे कैप्टन अजय सिंह यादव जो है, कैप्टन अजय यादव है, रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, और आपने बीरेंद्र सिंह डूमर का जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी कांग्रेस में थे उस टाइम पे, वो भी ऐसे ही आरोप लगाते थे कि उन्होंने रोहतक में काम करवाया। भिवानी में जब ये किरण चौधरी जो है ये कांग्रेस में ही होती थी, इन्होंने भी ऐसे ही आरोप लगाए कि भिवानी में काम नहीं होया, कलानौर से आगे हम जैसे ही जाते हैं रोड टूटना शुरू हो जाता है, ठेकड़ी भी नहीं लगती। तो ऐसे आरोप कांग्रेस के ही नेताओं ने लगाए कि पूरा जो विकास है वो रोहतक में हुआ। फिर बाजी आती है बीजेपी के हाथ में 2014 के बाद। तो 2014 के बाद जब भाजपा की गवर्नमेंट बनी तो यहाँ से रोहतक से जो है मनीष ग्रोवर जो है वो यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए रोहतक में, और उनको सहकारिता राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला, बाद में उनको मंत्री पद भी दिया। तो उन्होंने केवल यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट लेके आए, वो जो बड़े प्रोजेक्ट है रोहतक के लिए। एक तो अंबेडकर चौक से लेके पुराना बस स्टैंड तक एक फ्लाईओवर बना, जो कि किला रोड और वो एरिया जो उधर का वहाँ से ट्रैफिक फ्री हुआ है। वो काफ़ी उस इस प्रोजेक्ट का हालांकि बहुत फ़ायदा हुआ है। जब ये स्टार्टिंग में बना, ये प्रोजेक्ट पास हुआ और इसके लिए सर्वे किया और इसकी DPR बननी शुरू हुई, मतलब काफ़ी जब काम हुआ तो काफ़ी इसको लेके विरोध हुए कि भाई लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा, दुकानदारी बंद हो जाएगी, नीचे ग्राहक नहीं आएंगे, मतलब बहुत सारे धरने प्रदर्शन भी हुए, व्यापारियों ने काफ़ी लंबे धरने भी दिए। लेकिन आज शहर को बहुत सुकून है। लेकिन जैसे ये प्रोजेक्ट बना तो ये देखो कि इसका कितना फ़ायदा हुआ। जो लोग विरोध करते थे आज वही इसका गुणगान गा रहे हैं। सुकून है, शहर को सुकून है। तो ट्रैफिक जो जाम का ना काफ़ी फ़ायदा मिला। और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट ये जो रेलवे एलिवेटेड जो ट्रैक बना है, इसका भी काफ़ी विरोध हुआ था, और इसका विरोध आज भी अभी तक ये विवाद जो है सुलझा नहीं है, क्योंकि ये गांधी कैंप एरिया और कई और कॉलोनियाँ हैं, उनका एक तो वो जो सर्विस लेन बननी होती है दोनों तरफ बननी थी, उनमें कुछ लोगों की जो है मकान, दुकान, कमर्शियल साइट, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो ले ली गई थी, और वो आज तक उनको दोबारा से वो उतने पैसे या उसके बदले में वो दुकानें नहीं मिल पाई। हालांकि पावर हाउस जो है आपका देखोगे वहाँ पे कुछ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसमें उन जिन लोगों की दुकानें या मकान वहाँ से हटे थे रेलवे एलिवेटेड वाली जगह से, तो उनको वहाँ पे दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसके बदले में ली है। तो ये काफ़ी विरोध है, आज भी इसमें ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है।
और वो सर्विस लेन भी अभी तक नहीं बन पाई है, तो काफ़ी पार्किंग का भी इशू अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया पूरी तरह से। कुछ एक पार्किंग मिली है पार्किंग स्पेस तो रोहतक में है ही नहीं ना। आप ये देखो, एक पार्किंग स्पेस जो है पुराना जो बस अड्डा, पुराना बस स्टैंड और पुराना जो सिटी थाना जो होता था, वहाँ पे एक पार्किंग बनाई थी। उसको लेके भी काफ़ी विवाद उठा कि भाई उसको 99 साल के पट्टे पे वो जगह दी है पार्किंग के लिए, कॉम्प्लेक्स भी बना वहाँ पे। तो उसको लेके भी काफ़ी आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। और भारत भूषण बत्रा जो यहाँ से विधायक है, इन्होंने तो उसको बड़ा मुद्दा उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की। लेकिन इसके बावजूद पार्किंग की समस्या जो है वो आज तक ख़त्म नहीं हो पाई है। अब भी आप देखोगे, आप मार्केट में आप अपना व्हीकल लेके, 4 व्हीलर कार है, छोटी छोटी कार मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो लेके भी मार्केट में आप जा नहीं सकते। चले गए तो आपको गाड़ी खड़ी करने की आपको स्पेस ही नहीं मिल पाएगा। इवन कि 2 पहिया वाहन जो है आपका, स्कूटर बाइक जो है, वो भी आप शहर में लेके जाओगे तो जाम इतना ज़्यादा कंजस्टेड है एरिया कि आप अपने व्हीकल को, 2 पहिया व्हीकल को भी आप खड़ा कर नहीं सकते। जी, तो ये जो नया प्रपोज्ड है, हालांकि अभी तक 1.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अब तो चुनाव हो गए और चुनाव होने के बाद एक तरह से ये मानिए कि जब तक अगला चुनाव ना हो जाए, जो नेता होता है पार्टी विशेष का, वो अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेही महसूस नहीं करता। तो अब कहाँ पार्किंग होगी? अगर प्रपोज्ड में कोई हमारे पास इस तरह की डिटेल है, और ख़ास करके जो पीजीआई वाले जो पैसेंजर्स हैं, जो जाना कम्यूटर्स हैं, वो कहाँ उतरेंगे? कहीं कुछ एग्जिट दे रखा क्या? कुछ इस बारे में अगर इसमें सत्सिंह जी, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है मरीजों को। जो पीजीआईएमएस में जो इमरजेंसी जो पेशेंट जो जाते हैं, एम्बुलेंस जो जाती है, एम्बुलेंस का जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो अगर ये प्रोजेक्ट बनता है, ये सिरे चढ़ता है ये प्रोजेक्ट, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि लोगों की जो लाइफ लाइन है ना, जो एम्बुलेंस बोलते हैं जिसको, वो नॉन स्टॉप जो है पीजीआईएमएस में चली जाएगी। और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि जिनके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, पता नहीं कितने किस किस आदमी इमरजेंसी में कोई मेडिकल सर्विस की आवश्यकता होती है, सेवाओं की, तो वो उनको सहजता से, सरलता से उपलब्ध हो जाएगी। उनकी जो एम्बुलेंस जो जाम में फंस जाती है, एक एग्जिट यानी कि पीजीआईएमएस, हाँ वो तो होगा ही, वो तो होना ही चाहिए, वो तो प्रोजेक्ट में, क्योंकि सहूलियत के लिए पीजीआईएमएस जो है वो हरियाणा का एकमात्र पीजीआईएमएस रोहतक में है, लार्जेस्ट। और यहाँ पे कम से कम भी 8 से 10 जिलों के पेशेंट तो सीधे पीजीआई से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी पेशेंट नहीं होते। इमरजेंसी पेशेंट, लेकिन जैसे जो हमारे रोहतक, सोनीपत, जींद, भिवानी, दादरी, झज्जर, अभी 4 दिन पहले मेरे पास हिसार के बॉर्डर से, राजस्थान से एक पेशेंट का फ़ोन आया कि जिस तरह से मैं ट्रॉमा सेंटर में हूँ, पेशेंट को लेके आए हैं, अब डॉक्टर को बोलिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एम्बुलेंस फंस जाती है, आधा घंटे तक, 1 घंटे तक एम्बुलेंस फंस जाती है। आप ये देखिए कि जैसे कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होती है, इवन कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो मकान है डी पार्क पे ही उनका आवास भी है, तो जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी रोहतक में आना होता है उनका, तो वहाँ पे उनके से मिलने वाले जो समर्थकों की ना लंबी भीड़ लग जाती है। वहाँ पे वाहनों का काफिला आप देखोगे ऐसा हो जाता है जैसे सीएमओ का वो लेकिन है, मैंने एक बात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल रहे, कभी भी उन्होंने लाल मतलब इस तरह से हूटर कभी नहीं बजाया उन्होंने इस तरह से तोड़ा फोड़ा। लेकिन ये सही तो है, ये हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था की, पार्किंग व्यवस्था की, कि पार्किंग नहीं है। जैसे ये प्रोजेक्ट अगर बनता है तो ये 4 लेन का प्रोजेक्ट है जो कि प्रस्तावित है, जो भेजा गया है, ये 4 लेन का है। 4 लेन का अगर रोड बनता है, फ्लाईओवर बनता है, तो उसके नीचे स्पेस आपको ना इतना ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा कि आप उनके फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। जो व्हीकल आपको रोड पे खड़े मिलते हैं वो पार्किंग फ्लाईओवर के नीचे उनकी व्यवस्था हो सकती है। जी ये बताइए कि अगर ये 4 लेन बन गया, हालांकि अभी तो ये कहें कि सिर्फ कागजों में है, जो एक मेडिकल मोड, डी पार्क, पावर हाउस और आगे तक भी जो ये शोरूम्स की जो झड़ी लग गई है, इनका क्या होगा? देखो शोरूम्स का ये पहले जब अंबेडकर चौक से पुराना बस अड्डे तक बना
तो उसका यही लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का, दुकानदारों का एक यही लॉजिक था कि भाई हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ हमारा जो काम धंधा है वो बंद हो जाएगा और हम कर नहीं पाएंगे कुछ भी। लेकिन उनके व्यापार में और उनके कारोबार में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने जो मार्केट में जो प्रोजेक्ट लेना है तो वो उस मार्केट में ही जाएगा, चाहे उसको फ्लाईओवर के ऊपर से जाना हो चाहे फ्लाईओवर के नीचे से जाना हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और भी फ़ायदा इसका ये हुआ कि बहुत बार हमारा मार्केट जाने का मन होता है लेकिन इसलिए टल जाते हैं, यार व्हीकल तो लेके जा नहीं सकते, फिर कभी देखेंगे या कहीं और से ले लेंगे। व्हीकल तो ले जाते हैं, लेकिन व्हीकल का ये है कि जैसे पार्किंग का आपने कहीं व्हीकल खड़ा भी कर दिया तो पुलिस वाले ना 2 मिनट में आ जाते हैं और वो उसका ना वीडियो बना के उसको उसका चालान हाथ में थमा देते हैं। चाहे कई बार तो अब तो हमने ऐसा भी देखा है कि एक आदमी मार्केट में जाएगा, उनका परिवार जैसे, और जो एक परिवार का सदस्य गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा रहता है, जैसे ही कोई पुलिस वाला होगा थोड़ा आगे पीछे शुरू करना शुरू कर देता है। हालांकि बेचारे को जाना कहीं नहीं होता, लेकिन ये उसकी सजा होती है एक तरीके से, ये सजा है। आपके लिए पार्किंग की व्यवस्था तो कोई भी 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये पार्किंग फीस देने से कोई मना नहीं करेगा। अगर आपका व्हीकल पार्किंग के लिए कोई अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है तो कोई दिक्कत नहीं क्या है। ऐसे भी कोई प्रपोज्ड है कि जो अंबेडकर चौक पर फ्लाईओवर उतरता है और इसको कनेक्ट किया जाएगा, इस तरह की भी कोई? हाँ, ये तो कनेक्ट होगा ही ना। जैसे ही वो अंबेडकर जो चौक है वहाँ से ये जो सोनीपत स्टैंड है ना, जो सचिवालय है, वहीं से ये उठेगा और यहाँ पे जो दिल्ली बाईपास चौक है यहाँ तक वो आएगा। तो इसका तो ये बताओ 3 किलोमीटर में आपको इतने पार्किंग स्पेस मिल जाएगा, आपके पास इतनी इसका ब्यूटिफिकेशन भी हो सकता है नीचे, ऐसा नहीं है। आपके लिए जो रोड पे जो रेहड़ी और जो ठेले लगाते हैं, आप देखते होंगे आप शाम को जैसे डी पार्क पे भी काफ़ी वो रहता है, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था हो जाएगी। वो फ्लाईओवर के नीचे उनकी व्यवस्था हो सकती है, एक अच्छा लोगों के लिए घूमने फिरने का एक पॉइंट हो जाएगा। आज तो ये है कि आदमी इन रोड्स पे अपने बच्चों के साथ घूमना फिरना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि एक तो इतनी स्पीड में व्हीकल चलते हैं। आप देखोगे ये जो यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 है और यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2 है, यहाँ पे और जाट कॉलेज के आसपास हर दूसरे तीसरे दिन है ना, या ओवर स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं और एक्सीडेंट होते हैं। मैं तो ऐसा एक हर दूसरे दिन ऐसी सूचनाएं मिलती है। तो ये अगर फ्लाईओवर बन जाएगा तो अच्छा डालो ना, अपनी कितनी स्पीड दिखा लेंगे ऊपर, 4 लेन का बन जाएगा, बीच में डिवाइडर हो जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी जी। तो ये प्रोजेक्ट अगर सिरे चढ़ता है तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो वही है ना कि ये तो कागज़ों में एक फ़ाइल भेजी गई है, उस फाइल पे अभी कोई विचार हुआ नहीं है। और ये कुछ लोग तो अब कहने लग गए ये तो ना बीजेपी के नेताओं ने इस पे चुनावी बेनिफिट लेने के लिए हवाई इस प्रोजेक्ट को ये बताया था कि ये होने वाला है। अब ऐसी बातें आने लगी है मार्केट में जी। तो दोस्तों आप बताइएगा कि जो ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, क्या ये वाकई में कभी रोहतक के वासी कभी इसको देख पाएंगे या सिर्फ चुनावी जुमला था जिसका चुनाव में फ़ायदा लेना था? आप हमें कमेंट करके बताएं। और भी इस तरह के रोहतक से जुड़े हुए मुद्दे अगर आप चाहते हैं कि हम उठाएं, या सामाजिक मुद्दे कोई भी आप चाहते हैं कि हम उठाएं। इसके लिए सर्वे भी हो चुका। मैं सत्सिंह जी एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, कि जो दिल्ली बाईपास से लेके अंबेडकर चौक तक 12 घंटे में कितने व्हीकल गुजरते हैं और वो ऐसे कितने व्हीकल है कि जो बीच रास्ते में ब्रेक लगाते हैं, तो ये सारा सर्वे हो चुका है, सेंसस हो चुका है। 5 से 6 हज़ार व्हीकल जो है वो दिन के टाइम में इस रोड पे गुजरते हैं, तो काफ़ी संख्या हो जाती है। काफ़ी संख्या होती है। ऑन दिस नोट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, और इसी तरह के मुद्दे आप चाहते हैं कि हम हरियाणा के, रोहतक के और बाकी किसी ज़िले के आप उठाएं, तो आप हमें वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।